हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को 30 मिनट्स के अंदर 30 मिनट के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर करा दूंगा एकदम आसान भाषा में। तो हो जाइए तैयार। अच्छा, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इन 30 मिनट्स। और कई बच्चों का कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो और आसान हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ के नोट्स दिख जाएंगे और यहां पर जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो अनलॉक हैं। क्लिक करेंगे इसके अंदर तो डाउनलोड हो जाएंगी और आप उसको अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं और अपनी पीडीएफ ले लें। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि एक मैग्नेट के अराउंड जहां पर मैग्नेटिज्म या मैग्नेट का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेट होगा, उसके अराउंड स्पेस के अंदर जहां तक उसके इफेक्ट को, उनके इन्फ्लुएंस को आप महसूस कर सकेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने वाला है। सिंबल होता है बी के ऊपर वेक्टर या वेक्टर बी कह लीजिए आप, और एसआई यूनिट इसकी होने वाली है टेस्ला। तो एसआई यूनिट को, टेस्ला को भी आप याद करके रखिए कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला बेटा। मैं थोड़ा कैमरा इधर कर लेता हूं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहा है। तो अब इसके आगे अर्स्टर्ड का एक देखिए क्या था। 1820 के पहले क्या हुआ था कि जब ये माना जाता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लेकिन 1820 में अर्स्टर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये दिखा दिया कि भैया जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है। उन्होंने एक यहां पर एक सर्किट बनाया और यहां पे करंट को फ्लो कराया, पास में ही कंपास निडल, मैग्नेटिक निडल रखी। जैसे ही करंट पास हुआ ये निडल डिफ्लेक्ट कर गई और जब इसके अंदर करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो ये जो निडल थी वो वापस अपनी पोजीशन में आ गई। और अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो निडल की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। इसका मतलब क्या था कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वजह से ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो इसका मतलब है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो दोनों बातें इसीलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फॉर्म में आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद बायो सावर्ट लॉ थे, जैसे कि आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ चार्जेस के लिए, वैसे ही मैग्नेटिज्म में बायो सावर्ट लॉ होता है। तो बायो सावर्ट लॉ बताता है कि करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो यहां पर देखिए ये देता है गिव्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होगा, आईडीएल। ये देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट एलिमेंट को आईडीएल लिखते हैं और कई बुक्स में ये डीएल लिखा होता है, मतलब यही होता है इसका आईडीएल, क्योंकि बिना करंट के तो मैग्नेटिज्म पैदा नहीं होने वाला। तो आईडीएल इज द करंट एलिमेंट। इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से डीएल इज द वेरी स्मॉल लेंथ। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो इसका डायरेक्शन होता है। तो आईडीएल से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इतना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये देखिए वायर ले लिया है और इसके छोटे से एलिमेंट से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसको हमने यहां से मिला दिया, दैट इज आर। ये एंगल आर और डीएल के बीच में जो है वो एंगल थीटा है और डीबी यानी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये जो इक्वेशन लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, इसमें तो मैग्नीट्यूड केवल पता लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे। म्यू नॉट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10 की पावर -7 विद सुटेबल एसआई यूनिट्स। तो ये म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, डायरेक्शन ऑफ आईडीएल क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो जैसा कूलॉम्स लॉ के लिए पढ़ा था वैसे ही बायो सावर्ट्स लॉ को याद रखिएगा। ये मैग्नेटिज्म का समझ लीजिए फंडामेंटल लॉ टाइप का हो जाता है। अब डायरेक्शन ऑफ डीबी अगर निकालना है तो एक तो वेक्टर वाला सबसे बढ़िया फॉर्मूला रहता है निकालने के लिए, वेक्टर राइट हैंड स्क्रू रूल जो लगाते हो, यानी डी, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला था ना ये डीएल क्रॉस आर, तो आप राइट हैंड लेते हैं, डीएल की डायरेक्शन में पंजा,
आर की डायरेक्शन में मोड़ो, जिधर अंगूठा जाता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी को यहां पे लगा दीजिए। ये देखिए डीएल का डायरेक्शन है, ये यहां पर आर का डायरेक्शन, आर है, ये डीएल है। तो आपने डीएल ऐसे लिया और आर की तरफ मोड़ा, अंदर की तरफ जा रहा है पंजा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी अंदर की तरफ। तो ये जब हम ऐसा एरो बनाते हैं तो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम डॉट बनाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड आगे मैंने लिखा भी है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि अभी बात चल पड़ी है। ये इनवर्ड, ये आप जानते ही होंगे, ये शो करने का तरीका रहता है। तो ये डायरेक्शन यहां पर आ गया आपका। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी, तो ये म्यू नॉट होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, कई जगह इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। फिर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। अगर कोई स्टेट करंट कैरिंग वायर है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, यानी इस वायर को आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, और अपने पंजे को ऐसे मोड़ेंगे। तो जिस डायरेक्शन में ये पंजा मुड़ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जब आप पंजा मोड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जो बना भी हुआ है। इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये भी बात बहुत क्लियर हो गई। ये किसके लिए नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, करंट कैरिंग स्टेट वायर के लिए, या स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए। अब इसके बीच का ग्राफ भी देखिए लिखा हुआ है। अगर एक करंट कैरिंग वायर है उससे परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r। अब देखिए बाकी अगर करंट स्टडी करंट है तो उसमें बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। ग्राफ खींचेंगे बी और आर में तो ये b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। ये जो आपका ग्राफ है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये कैसा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग या वेरी लॉन्ग वायर। ये देखिए लॉन्ग स्टेट कंडक्टर लिखा है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे और इसको जगह जगह लगाएंगे भी बेटा। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है बेटा। अब उस करंट कैरिंग लूप की बात की जाए, उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद करिएगा, यानी करंट कैरिंग लूप अगर है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अब ये मैंने बताया था क्रॉस लगा है तो इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, और अगर डॉट लगा है तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसमें अगर निकालना हो कि इसकी सेंटर पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगेन हम राइट हैंड लेते हैं और करंट की डायरेक्शन में अपने पंजे को मोड़ते हैं। जैसे इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रही है, हमने ऐसे मोड़ा, अंदर की तरफ अंगूठा जा रहा है, ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ये लिखा है डायरेक्शन एट सेंटर ऑफ लूप कैसे निकालेंगे, क्लोज right hand palm in the direction of the current, thumb will give the direction of the magnetic field। तो इसको भी आप करंट कैरिंग लूप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वहां के लिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ये इसका सेंटर है, इसकी एक्सेस पे ओपी एक्सेस मान लीजिए, पी पॉइंट पे जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है, देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में, और ये वैल्यू लिखी हुई है विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में म्यू नॉट I/r², कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर का मतलब रेडियस है, स्मॉल आर का मतलब है इसके सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी। तो म्यू नॉट I/r² अपॉन 2 r² प्लस स्मॉल r² की पावर 3/2, ये आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सवाल आता है। और अगर इसमें देखिए, अगर आपकी जो लूप है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ, इसीलिए आई कैप लिख दिया गया है। आई कैप का मतलब ये एक्स एक्सेस अगर लिए हो तो बाहर की तरफ है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज है। एट द सेंटर ऑफ द लूप की बात करेंगे आप, तो म्यू नॉट Ni/2r, ये अगर n टर्न्स हैं इसके अंदर तो, और
अगर फार अवे बात करेंगे तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r², ये दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। सेंटर पे ले जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दो, फार अवे ले जाओगे तो कैपिटल आर को स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दो, ये दोनों वैल्यू आराम से निकल आती हैं यहां पर। अब क्लॉक फेस रूल क्या होता है इन करंट कैरिंग लूप? अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है जैसा दिख रहा है तो नॉर्थ पोल बन जाता है, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बन जाता है। साउथ पोल का मतलब ये देखिए क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करा दी जाती है, और नॉर्थ है तो नॉर्थ में आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो नॉर्थ और साउथ पोल हो सकता है, ये क्लॉक फेस रूल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये ग्राफ है बी अलोंग द एक्सेस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ये फॉर्मूला था। एन टर्न्स अगर हैं इसमें तो इसके एक्सेस पर पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस फॉर्मूले का जो ग्राफ अक्सर आता है इसको याद कर लीजिए। सेंटर पे यानी सेंटर ऑफ द लूप पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके राइट साइड जाओ, मतलब ये जो लूप है इसके इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, अगर राइट साइड गए तो भी ये आर से घट रहा है और इधर गए तो भी घट रहा है, तो ये वेरिएशन ऑफ बी अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप के फॉर्म में याद रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि पूछा बहुत जाता है, इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट, एक सर्कुलर मतलब पूरा लूप नहीं है, उसका एक सेगमेंट है सर्कुलर लूप का, और इस सेगमेंट की जो आर्क है, इस आर्क की जो PQ है उसकी लेंथ L है, या वो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। अगर हमें L पता है कि उस आर्क की लेंथ L है तो बी नॉट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू एल। आई है करंट और ए है इसका रेडियस, और एल तो आप जानते हैं जो इस आर्क की लेंथ हो गई बेटा। और मान लीजिए लेंथ नहीं पता, थीटा पता है, तो इन फॉर्म ऑफ थीटा बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू थीटा। और अगर सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल के लिए यहां पाई, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह पाई रख दीजिए, तो ये यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा पाई रखो, पाई से पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ये हो जाएगा सेमी सर्किल के लिए। तो ये याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दे रखी है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ बताता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन दी लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी, यानी बी का लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल एंड द टोटल नेट करंट विच प्रोड्यूसेस दिस फील्ड, ये आई नेट टोटल है। तो देखिए जैसे गॉस थ्योरम हुआ करती थी ना, तो वहां क्लोज सरफेस लेते थे, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्लोज लूप लेना जरूरी है। तो क्लोज लूप जो आप ले रहे हैं उसके अलोंग अगर लाइन इंटीग्रल कर दे आप मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट, जो इस लूप के अंदर से पास हो रही है नेट करंट, तो आई नेट, दैट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे आप करंट कैरिंग स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे ना आर डिस्टेंस पे, तो इससे बड़ा आसानी से निकल जाता है। ये देखिए बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब थीटा बिटवीन बी एंड डीएल होता है, जो कि इस केस में 0 है, क्योंकि जिस तरफ बी की डायरेक्शन है उसी तरफ डीएल की डायरेक्शन है, तो थीटा हियर इज 0। तो बी डीएल कॉस 0 म्यू नॉट, उसके अंदर से करंट पास हो रही आई, कॉस 0 1 होता है, बी कांस्टेंट रहा बाहर क्योंकि बी हर जगह सेम आने वाला है, तो बी इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और लाइन इंटीग्रल यानी पूरे को आप सरकमफ्रेंस को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये छोटा सा आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं जो एम्पियर्स लॉ का है और आपके बड़े काम का है बेटा। अब वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की एक्सेस पे, ये इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। एन कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसके जो एजेस है ना, एंड पॉइंट किनारे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा होता है। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आधा है, दैट इज b/2, यहां पर b/2 और b/2, और इसके सेंटर के आसपास, एक्सेस के आसपास b का। तो इस सोलेनॉइड का फॉर्मूला ये याद रखिए, नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू नॉट एन आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, इसको भी आप पकड़ के रखिएगा। अब आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो देखिए उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
थीटा का मतलब होता है v और b के बीच का एंगल। अब क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो केवल मैग्नीट्यूड से बात नहीं बन पाएगी, इसलिए वेक्टर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b से निकाल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात की जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। ये लिखा हुआ है F इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। और यहां पे जो चार्ज की वैल्यू आप रखेंगे विथ साइन रखेंगे, अगर प्लस है चार्ज तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। स्पेशल केस अगर v की वैल्यू आप जीरो कर दें यहां पर तो फोर्स भी जीरो हो जाता है, यानी अगर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना लगने वाला है, जीरो। और अगर थीटा जीरो है यानी कि चार्ज का मूवमेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, उसी दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो भी फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। और मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू क्यूवीबी के बराबर। तो ये स्पेशल केस भी आपसे बड़ा पूछा जाता है, इसको आप जरूर दिमाग में बसा के रखिए, सेव कर लीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स का डायरेक्शन होता है मूविंग चार्जेस पे, उसका निकालने के लिए। तो रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है या करंट मूव कर रही है। और ऐसे आप लेफ्ट हैंड लेते हैं और पिस्तौल बना लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाता है करंट या पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा और ये फोर्स का डायरेक्शन। लोग याद इस तरह भी करते हैं, फादर मदर चाइल्ड, एक ट्रिक बना ली, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, मदर एम या मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड या सी फॉर करंट। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल के लिए। बढ़िया, इसको भी याद करके रखिए। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को आप इंटर करवाते हैं और अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री करवा रहे हैं, तो यहां पर आर, जो आर की वैल्यू होती है वो mv अपॉन क्यूबी के बराबर होती है। वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमेशा वो सर्कुलर मोशन करेगा। इस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा mv अपॉन क्यूबी। m है मास ऑफ द पार्टिकल, v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, q है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, b है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो, और जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई एम अपॉन क्यूबी है। और टाइम पीरियड आप देखें तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप कितनी भी स्पीड बढ़ा दें उस चार्ज की, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा, उसका रेडियस चेंज होगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो बड़ा रेडियस हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड विल बी सेम। और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिपेंड नहीं करेगी आपकी स्पीड पर। तो ये बात पकड़ के रखे। अब अगली बात होती है कि मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर नहीं हो रहा है, ऑब्लिकली हो रहा है, तिरछा हो रहा है। तो जब वो तिरछा होता है तो उसका हेलिकल मोशन होता है, इस टाइप का मोशन होता है। तो यहां पर देखिए, जब आप हेलिकल पाथ विथ इट्स एक्सेस अलोंग बी, और इसकी जो एक्सेस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब भी तिरछी डायरेक्शन में एंट्री लेगा वो हेलिकल स्प्रिंग नुमा मोशन करेगा, जिसे फिजिक्स में हेलिकल मोशन कहते हैं। और उस हेलिक्स की जो जो एक्सेस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसका जो रेडियस होगा, जो ये हेलिकल मोशन कर रहा है, उसका रेडियस एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी या एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी हो जाएगा। और एक टर्म आता है यहाँ पे पिच। पिच का मतलब होता है कि एक टर्न लेने में वो लीनियरली कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ बी ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द पिच। और पिच की वैल्यू कितनी होगी, तो P इज इक्वल टू 2 पाई mv cos थीटा अपॉन क्यूबी। इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, पिच निकालने को भी आता है। तो पिच क्या है, एक रिवोल्यूशन लेने पर लीनियरली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आगे बढ़ता है पार्टिकल, उसे हम बोलते हैं पिच। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर है, उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज लग रहा, फोर्स लग रहा है, तो करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का चलने को ही हम करंट बोलते हैं। तो करंट जब थ्रो कर रहा होगा कंडक्टर में, तो करंट एक्सपीरियंस, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई है करंट की वैल्यू,
एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा है आपका थीटा एंगल बिटवीन दी कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये वेक्टोरियल इक्वेशन है क्योंकि फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन भी चाहिए होता है तो डायरेक्शन भी ले लिया। और थीटा मैंने जैसे बताया कि एंगल बिटवीन बी एंड एल, तो डायरेक्शन ऑफ आई हो गया। अगर थीटा जीरो है तो नो फोर्स, या थीटा जीरो तो साइन जीरो होता है जीरो, तो कोई फोर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होता है जिसकी वैल्यू होती है आई एल बी के बराबर। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जो आपके यहाँ काफी पूछा जाता है बेटा, ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनमें करंट फ्लो हो रही है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में करंट है, पैरेलल करंट बोलते हैं I1 I2, तो इसमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करती हैं वायर्स। और अगर करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जिसे एंटी पैरेलल करंट भी बोलते हैं, तो इनमें रिपल्शन होता है। इसमें अट्रैक्शन, इसमें रिपल्शन। कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्शन, उसकी वैल्यू यहां से निकालते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ से। एफ का मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, आर है इनके बीच का डिस्टेंस, और I1 I2 करंट इन दोनों की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये दोनों वायर पे जो फोर्स होता है F1 F2, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप है, उसको आप घुमाते हो, तो कितना टॉर्क लगेगा उस पर? एन आई बी ए साइन थीटा, जिसको आप सिंपली m क्रॉस बी भी लिखते हो, क्योंकि अगेन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। और m की वैल्यू कितनी होती है? एन आई ए के बराबर। n है नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, i है करंट इन द कॉइल, a है उसका एरिया कितना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो इसको याद रखिए, जगह जगह ये इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, देखिए जो करंट लूप होता है, जैसे कि लूप है करंट कैरिंग लूप, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट मानते हैं। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उसकी मैग्नीट्यूड होता है NIA के बराबर। और इसका डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन में हमेशा हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, यानी राइट हैंड का पंजा लेंगे, लूप में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है मोड़ देंगे, अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा उसे हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो इसमें इस तरह से, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर हो गई, तो इसको लिखोगे m इक्वल टू NIA n कैप। एन कैप का मतलब m का ही डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। तो डिवाइस फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, इसको पता करने काम आता है। अब बहुत छोटा सा करंट ही नाप पाता है, हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। बड़ा करंट नापने के लिए इससे मीटर बनाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? एक करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल जो है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे, टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी, विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो ये कॉइल है, इसी से मार्कर या पॉइंटर लगा हुआ है, जैसे करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, ये पॉइंटर और तेजी से हिल जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल। इसको याद कर लीजिएगा। जो ये पॉइंटर घूमेगा, डिफ्लेक्शन अल्फा, उसकी वैल्यू आती है NBA अपॉन K इंटू आई। तो N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर कॉइल, K है टॉर्सन कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिस स्प्रिंग पे बंधा होता है, I है करंट, और ये है अल्फा एंगुलर डिफ्लेक्शन, इसको थीटा भी कह सकते हो, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन। K है टॉर्सन कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, अल्फा है एंगुलर डिफ्लेक्शन। एक टर्म और आता है जो आपको जानना चाहिए, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अल्फा NBA अपॉन K इंटू आई होता है, तो फिगर ऑफ मेरिट G I अपॉन अल्फा को बोलते हैं। यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए? तो K अपॉन NBA इज ए फिगर ऑफ मेरिट। इसको याद करके रखो, कहीं सवाल न्यूमेरिकल में आ जाए तो कर लीजिएगा। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, देखिए सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है यूनिट करंट फ्लो करने पर कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज, आई की वैल्यू 1 कर दो तो अल्फा कितना है? NBA अपॉन K, ये करंट सेंसिटिविटी है। यहां पर आ जाइए, तो यूनिट वोल्टेज डिफरेंस लगाने पर कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन है, उसे अल्फा अपॉन V बोलते हैं।
तो अल्फा v इज इक्वल टू आई आर होता है, अल्फा अपॉन आई आर। और यहां पर आप देखें अल्फा अपॉन आई की वैल्यू थी एनबीए अपॉन के, देखिए ये आई अपॉन अल्फा की जगह एनबीए अपॉन के रख दीजिए, तो एनबीए अपॉन के आर हो गया। तो वीएस की वैल्यू हो गई आई एस अपॉन आर। ये देखिए जो वीएस है ये आई एस अपॉन आर कर दोगे तो ये वीएस आपको मिल जाएगा। जो हाई सेंसिटिविटी का मतलब, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो उसका पॉइंटर है, छोटा सा करंट में बदलाव या वोल्टेज में बदलाव होगा तो वो पॉइंटर तेजी से घूम जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो दो तरह की सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब आता है कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी करंट को गैल्वेनोमीटर नाप नहीं सकता है, वो फूक जाएगा, इसलिए एमीटर में चेंज करते हैं। तो क्या तरीका है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर एमीटर। एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस, बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं। तो जो करंट आती है उसमें से 99% शंट से पास हो जाती है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, और गैल्वेनोमीटर फूकने से बच जाता है। तो यहां पर एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर बाय पुटिंग लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल। ये याद कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर बदलना है तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना होगा। वो शंट कितनी वैल्यू का लगाओगे, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। जी है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो, आई जी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और आई का मतलब होता है जिस रेंज का गैल्वेनोमीटर बना रहे हो, एमीटर बना रहे हो। 0 से 5 एम्पियर की रेंज है तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर हो जाएगी। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। एस यहां पर शंट का रेजिस्टेंस है। और टोटल एमीटर का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों पैरेलल में R1 R2 वाला फार्मूला लगा दो, R1 R2 अपन R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो GS अपॉन G प्लस एस। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है शंट के भी रेजिस्टेंस से कम हो जाता है। और हमेशा आपको मालूम होगा कि जो एमीटर होता है ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो आइडियल एमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस एक आइडियल का 0 होना चाहिए। तो आइडियल एमीटर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होना चाहिए आइडियल एमीटर के लिए। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। अगर आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। तो ये गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर बाय पुटिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। और आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी होगी, V अपॉन आर प्लस जी। कितना रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा इसको गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, V अपॉन आई जी माइनस जी। V क्या है, जिस रेंज का वोल्टमीटर बना रहे हो, जैसे 0 से लेकर 220 वोल्ट तक नापना है तो 220 वोल्ट इज V। टोटल रेजिस्टेंस इस वोल्टमीटर का कितना हुआ, दोनों सीरीज में तो R प्लस जी, जो कि काफी बड़ी वैल्यू होती है जी के रेजिस्टेंस से भी, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हो गया। ये पूरा मैंने चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है। वीडियो के खत्म में आपके लिए कुछ हेल्पफुल चीजें मैं बता देता हूं, किसी बच्चे को जरूरत हो तो मदद ले सकता। ऑल इन वन ये कोर्स है, इसमें 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के भी वीडियोस और 130 डेरिवेशंस फिजिक्स के, वो सारे वीडियो फॉर्मेट में इजी भाषा में रिकॉर्ड करके आपको दिए, जैसे भटकना ना पड़े जिनको, क्योंकि ये लगाना ही लगाना है आपको, तो ऑल इन वन आपकी काफी मदद कर सकता है। एक होता है कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक, क्योंकि ये 24 नंबर का कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और स्कूलों में असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, और करना तो पड़ेगा आपको। तो मैंने इनके वीडियोस बना दिए, केस स्टडी के वीडियो करीबन 60 से ज्यादा हैं, और टोटल तो काफी ज्यादा 850 वीडियो लिखा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो किताब आती है उसमें जो एमसीक्यू दिए हैं टाइप 1 टाइप 2 दोनों को रिकॉर्ड कर दिया है, इसमें दे दिया है, जैसे कि पक्का 24 नंबर आपका पक्का हो जाए। रिवीजन के लिए सुपर नोट्स कॉम्बो, ये पीडीएफ कोर्स है, ये प्रिंटेबल पीडीएफ्स है। थ्योरी के नोट्स प्रिंट करा सकते हैं लेके चाहें तो, बहुत ही शानदार गोल्ड स्टैंडर्ड थ्योरी है। साथ में डेरिवेशन भी मैंने लिख डाले हैं, आपको आसान भाषा में मिल जाएंगे, प्रिंट आउट ले सकते हैं मतलब चाहें तो, और फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी, और एनसीईआरटी के वीडियोस भी हैं एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमको तीनों चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो इन तीनों कोर्सेज को मैंने द्रोणा के अंदर डाल दिया है। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स हैं, प्लस साथ साथ
पूरे सिलेबस का यानी पूरे 14 चैप्टर का वीडियोस भी हैं हर चैप्टर के, तो आप पढ़ सकते हैं और भी बहुत कुछ है, माइंड मैप वगैरह आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा लेना की मदद लेना उससे, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा मिलेगा, द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को काफी आगे बढ़ा सकते हैं, बस साथ में थोड़ी मेहनत करनी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय बेटा।